वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 24th लेक्चर है और इसके अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड है। पिछले लेक्चर से ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इसमें है मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जो टॉपिक था ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा एक सर्कुलर फ्लो था कि फर्म को ज़रूरत होती है फैक्टर्स की और हाउस होल्ड जो है वो फर्म से जो है वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करते हैं जो फर्म प्रोड्यूस करती है। और हाउस होल्ड जब फैक्टर्स को सप्लाई करते हैं यानी कि लेबर को, तो फर्म जो है वो उसके बदले क्या रिवॉर्ड करती है, वेजेस वगैरह रिवॉर्ड करती है। तो पूरा का पूरा एक फ़्लो चल रहा है, सर्कुलर फ्लो चल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर का। फर्म को जो है वो फैक्टर्स मिल रहे हैं और हाउस होल्ड को जो है वो इनकम यानी कि वेजेस वगैरह मिल रही है। नाउ दी डिमांड फॉर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे कि लेबर है वो ड्राइव डिमांड होती है। जो चीज़ लेबर बनाता है जब उन चीज़ों की डिमांड होगी तो लेबर की भी डिमांड होगी। नाउ दी लीजर से मुराद वो टाइम है जो वर्किंग में नहीं होता, यानी ऐसा टाइम जिस पे वर्कर जो है जिस वक्त रिलैक्स होता है, आराम वगैरह कर रहा होता है या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जैसे कि या तो उसने सो रहा है वो या इंटरटेनमेंट वगैरह में है वो बिज़ी, तो लीजर उस टाइम को कहा जाता है। नाउ दी मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। मार्जिनल यूटिलिटी तो आपने पढ़ लिया होगा अब तक, लेकिन अब है मार्जिनल डिसयूटिलिटी। अब ये मार्जिनल डिसयूटिलिटी कब होती है? पहले तो ये समझा जाए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेज रेट के दरमियान और जो लेबर जो आवर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके दरमियान, यानी कि जितनी ज़्यादा लेबर जो है वो आवर्स काम करेगा उतनी ज़्यादा उसके जो वेज रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जो कर्व है, जो नॉर्मली तो ये पॉजिटिवली कर्व है, आवर्स उसके बढ़ते जाएंगे, लेबर्स के वर्किंग आवर्स और वेज रेट जो उसका बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो पॉजिटिवली कर्व है। लेकिन ये कर्व नेगेटिवली स्लोप भी हो सकता है मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स की वजह से। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क में ये होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो वर्किंग आवर्स होते हैं लेबर के, जो वर्किंग ऑफ लेबर होती है। जब एडिशनल टाइम होता है तो जो है वो वर्क यानी कि जब एक एडिशनल इजाफा हुआ किसी एक आवर का, नॉर्मली जब एडिशनल इजाफा होता है वर्किंग आवर का तो वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, लेकिन मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क की वजह से एडिशनली जब टाइम ऐड होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग ऑफ द लेबर पे, तो उसी को हम कहते हैं मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। सो नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको पता होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग है वो है लीजर। अब लीजर क्या है ये तो आपको बता दिया गया था, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग से मुराद ये हो गया कि वर्कर काम कर रहा है, अब वो जो काम करने का टाइम है उसकी जगह वर्कर कुछ और भी कर सकता था। अब वो जो कुछ और करके वो काम कर रहा है तो उसने एक तरह से कॉस्ट पे की है। वो सो भी सकता था, रिलैक्सेशन भी कर सकता था, एंटरटेनमेंट भी वो कर सकता था। तो एंटरटेनमेंट ना करने की वजह से, ना सोने की वजह से उसने अब काम कर रहा है तो वो भी एक कॉस्ट पे कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग। नाउ दी सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। अब ये आपके सामने सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर दिया गया है। अब यहाँ पर एक वेज रेट दिखाया गया है W1 का और ये H1 दिखाया गया है वर्क आवर्स वर्क। अब X तक जो वेज रेट बढ़ती जा रही है तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डोमिनेट करेगा, यानी कि वर्कर जो है वो वर्क करना चाहेगा। जब तक X तक वेज बढ़ेगी तो वर्कर जो है वो वर्क करना चाहेगा, लेकिन जैसे ही X को क्रॉस कर लेगी तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स कर जाएगा, यानी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि अब वर्कर जो है वो काम करना नहीं चाहेगा, वर्कर चाहेगा थोड़ी रिलैक्सेशन करें। तो ये एक जो है इसको कहा गया है, ये है सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। कि डिमांड जो सप्लाई है वो तब तक बढ़ेगी जब तक वेज X तक बढ़ेगी। जैसे ही X को क्रॉस कर जाएगी वेजेस तो सप्लाई बढ़ने के बजाय क्या होगा कि वर्कर्स जो है वो रिलैक्सेशन को पसंद करेंगे, ज़्यादा काम करना जो है वो वर्कर छोड़ देंगे क्योंकि उनकी वेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इस चीज़ को दिखाया गया जिसको कहा जाता है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। Now the value of marginal product of labor which is
VMPL। तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है उसको इस फार्मूला से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है MPPL मल्टीप्लाई बाय PI, P विच इज़ द प्रॉफिट एंड द MPPL विच इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो इट इज़ इक्वल टू MRPL। अब ये MRPL के बराबर है जब P इज इक्वल्स टू NC, यानी कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। अदरवाइज़ ये जो है वो VMPL जो है वो यानी कि वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लेबर और लैंड और कैपिटल के दरमियान, वो ये है कि लेबर को सिर्फ रेंट पे लिया जा सकता है, उसको परचेज़ नहीं किया जा सकता, जबकि कैपिटल और लैंड ऐसी चीज़ें उनको परचेज़ भी किया जा सकता है और रेंट पे भी लिया जा सकता है। अब रेंट क्या है, रेंट वैसे तो आपको पता होगा रेंट का मतलब क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई उसके मुताबिक ये एक पीरियोडिक पेमेंट होती है, यानी एक पीरियड वाइज पे किया जाता है एज अ रिवार्ड, और ये एक रिवार्ड है फॉर हायरिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर फॉर एग्जांपल 1 महीने का पीरियड है, नॉर्मली मंथली पेमेंट ही होती है रेंट की, तो वो महीना एक पीरियड है, तो उस पीरियड की अंदर पेमेंट की गई उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, और वो एक रिवार्ड है, जाहिर बात है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने का एक रिवार्ड है, तो उसी को हम रेंट कहते हैं। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। जब भी डिसीजन लिया जाता है कैपिटल या लैंड को परचेज़ करने के लिए, तो वो डिसीजन लिया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस के ऊपर। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू में होता क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, डिस्काउंटिंग की जाती है इसके अंदर, यानी किसी भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को निकाला जाता है कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है। तो अब उसका पूरा एक फार्मूला होता है और डिस्काउंटिंग का प्रोसेस किया जाता है। डिस्काउंटिंग का प्रोसेस जो है उसके थ्रू कन्वर्टिंग की जाती है स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू। जो स्ट्रीम होती है फ्यूचर इनकम्स की और एक्सपेंसेस की, उसको प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी फ्यूचर में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे उनको प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो अब इसका जो एग्जांपल यहाँ दी गई है इसके मुताबिक जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो है 10%, और जो फार्मूला है वो आपके सामने दिया हुआ है डिस्काउंटिंग का, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वो है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू द सम, सबमिशन या सम इसको कहा जाता है, सिग्मा भी कहा जाता है इस साइन को। सो नाउ द XI एंड 1 प्लस R एंड दी I। सो I रिप्रेजेंट करता है एयर को। सो XI का मतलब है इन अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द ईयर I। अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होगी, इन्वेस्टमेंट जो की होगी उससे जो अर्निंग आ रही होगी उसको हम कहेंगे XI, और जो रेट ऑफ डिस्काउंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और X ये इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब है सम। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि प्रेजेंट वैल्यू मशीन की जो जनरेट करती है 1000 फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए वो 1000 को जनरेट कर रही है, यानी इतनी इससे अर्निंग आ रही है हमें। और फिर उसके बाद उस मशीन को जो है वो एज अ स्क्रैप बेच दिया जाता है 1000 रुपीज़ में जब 4 ईयर एंड हो जाता है। तो नाउ दी Year 1 प्लस Year 2 प्लस Year 3 प्लस Year 4, चारों साल की हम ऐड करेंगे। ऐड इसी वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ सबमिशन दिया गया है, सम दिया गया है, इस साइन की वजह से हम 4 साल की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम चारों साल की ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर लेंगे हम, Year 1 लेंगे, इनकम जो आ रही है हमें अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो आ रही है 1000 की, यहाँ 1000 आ रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस R I, 1 प्लस R। अब 1 में हम ऐड करेंगे R क्या है, डिस्काउंट रेट, वो है 10%, 10% का मतलब है 0.1। सो 1 प्लस 0.1 जब ऐड होगा तो वो क्या देगा, 1 प्लस 1.1 एंड दी पावर इज़ दी I विच इज़ दी Year 1। Year 1 I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, ये मैंने बताया था। इसी तरह से Year 2 के अंदर भी वही चीज़ आ जाएगी क्योंकि अर्निंग हर साल जो है वो 1000 हो रही है, एंड दी 1 प्लस R आ जाएगा, फिर दी I रिप्रेजेंट करेगा एयर को विच इज़ दी Year 2, देन दी Year 3 एंड दी Year 4। जब सबको ऐड कर लेंगे तो जो हमारे पास आ रहा है 3852। अब इस कॉस्ट से अगर कम पे मशीन होती है
इससे कम में हमें मशीन मिलती है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम मशीन को बाय नहीं करेंगे। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू माइनस परचेस कॉस्ट। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, इसमें से हम माइनस कर देंगे परचेस कॉस्ट और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या इंटरनेट प्रोडक्ट का इसका मतलब है कि स्टडी करना है किस तरीके से इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई होते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में इन तमाम प्रोडक्ट्स की। कौन सी प्रोडक्ट्स की, जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं या इंटरनेट प्रोडक्ट हैं। अब जब से इन्वेंशन हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस आया है तो इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट काफ़ी कम होती चली गई है, और जब से इंटरनेट आया तो इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट बहुत ही कम हो गई है। और इंटरनेट के आने के बाद तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन ज़ीरो हो गई है। जो मार्जिनल कॉस्ट है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वो ज़ीरो हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर वेब के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट, तो एक बार लॉन्च होने की ही कॉस्ट आएगी, बाकी उसको जितने भी कस्टमर परचेज़ करते हैं उस कॉस्ट को, उस प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक कोर्स बना के डाल दिया किसी ने नेट के ऊपर रिकॉर्ड करके, अब उस कॉस्ट को एक बार बनाने की कॉस्ट आएगी। उस कोर्स को एक बार कोर्स बन गया है, एक ही बार कॉस्ट आएगी। अब उसको जितने भी स्टूडेंट्स परचेज़ करते चले जाएंगे तो उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन ज़ीरो हो गई है इंटरनेट के आने के बाद, सिर्फ एक बार ही कॉस्ट लगती है। नाउ दी एक्सपीरियंस गुड। एक्सपीरियंस गुड वो होते हैं जिनके एक्सपीरियंस जो है लोग जो है वो यूज़ करने से पहले, परचेज़ करने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसी है। ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेल होती हैं वो एक्सपीरियंस गुड ही होते हैं। अब बहुत सी आपने देखा होगा कंपनीज़ भी और साथ में कोर्सेज़ जो सेल हो रहे होते हैं वहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट पे फ्री ट्रायल मिलते हैं। फ्री ट्रायल मिलता है बहुत से प्रोडक्ट्स पे, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे। अब वो फ्री ट्रायल इसी वजह से मिलता है ताकि कस्टमर्स जो है वो ट्राई कर लें प्रोडक्ट को, और जब उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो उसको बाय कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल दी गई है कि एक ऑनलाइन कोर्स जो है इकोनॉमिक्स का वो डिज़ाइन किया और उसको नेट पर डाल दिया। अब वो कोर्स जो बनने की टोटल कॉस्ट आई वो आई 50,000, 50,000। अगर 50 स्टूडेंट्स ने वो कोर्स ख़रीदा तो एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या आई 1,000। 100 स्टूडेंट ने ख़रीदा 50,000 टोटल कॉस्ट है तो 500 आ गई। इसी तरह से 300 स्टूडेंट्स ख़रीदते हैं वो कोर्स तो 166 उसकी कॉस्ट आएगी। अब ये तो कॉस्ट आ रही है। नाउ दी अब यहाँ दिया गया है एक एग्जांपल दी गई है हमें ग्राफ के थ्रू कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आई, हमारा जो कोर्स है वो 175 स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम देखें 175 स्टूडेंट्स हमारा कोर्स ख़रीद रहे हैं और पर स्टूडेंट हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो है 300 रुपीज़। लेकिन हम जिस जगह कोर्स बेच रहे हैं उस जगह पे कोई स्टूडेंट 300 से ऊपर नहीं पे कर रहा। 175 स्टूडेंट ख़रीद रहे हैं हमसे वो कोर्स और सिर्फ 250 रुपीज़ पर स्टूडेंट हमें मिल रहा है कोर्स। तो इसी वजह से हमारा लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो हमारा लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है। तो अब ये ग्राफ के अंदर भी बताया गया है कि किस तरीके से ये 175 स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया है और 300 रुपीज़ हमारी पर स्टूडेंट कॉस्ट आई, जबकि एक्चुअल जो हमें रिसीव हुआ है रेवेन्यू पर स्टूडेंट्स है वो ओवर 250। तो ये इतना हिस्सा पूरा जो है ये सारा लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लॉस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब इस लॉस को हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। ये जो डिमांड कर्व जा रहा है, इस डिमांड कर्व को हम किसी तरह शिफ्ट करवा दें अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा देंगे तो ये लॉस ख़त्म हो जाएगा। वो किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, ये इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस प्रोडक्ट। इंटरनेट की जो प्रोडक्ट्स होती है एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, हम फ्री ट्रायल ऑफ़र करें, उससे कस्टमर्स जो है वो देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छी है तो फिर वो और बाय करेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया अपनी प्रोडक्ट को एक लिमिटेड एरिया में ऑफ़र नहीं करें, जहाँ जहाँ भी ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो पूरे वर्ल्ड में भी ऑफ़र की जा सकती है। तो जहाँ जहाँ ऑफ़र कर सकते हैं वहाँ इस प्रोडक्ट को ऑफ़र करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और उससे जो है वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।